हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 10th का साइंस का दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 8 मार्च का होने वाला है। कल ही इसका एग्जाम है दोस्तों। आज आपका जो है हिंदी का हुआ था, तो आशा करते हैं बहुत ही अच्छा गया होगा। तो चलिए तो हम लोग सब्जेक्टिव का कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए तो बिना किसी देर के आज की वीडियो की स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन देख लीजिए, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है और इसे दूर किया जाता है। देखिए दोस्तों जो पेपर लिखा हुआ था साइंस का तो उसमें भी आया था, लेकिन दोस्तों इस 8 मार्च को भी आने का संभावना है। तो देख लीजिए इसको भी क्या है कि दीर्घ दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु वह निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, अब मान लीजिए पूछ देगा कि लघु दृष्टि दोष क्या है दोस्तों, तो वो क्या बोलते हैं नज़दीक वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। कारण देख लीजिए, अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ठीक है, अब देखिए इसका संशोधन क्या है और इसका निवारण क्या है दोस्तों। देख लीजिए, इसे दोष को दूर करने के लिए उत्तर लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। इतना आंसर आप लोग लिख दीजिएगा दोस्तों, तो आपका 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगला देख लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है कि आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिकता में डीएनए की क्या भूमिका है। तो देख लीजिए उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते रहते हैं उन्हें आनुवांशिक गुण या लक्षण कहते हैं। इस परिघटना को आनुवांशिकता कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। अब देखिए आनुवांशिकता में डीएनए की भूमिका क्या है। तो देख लीजिए 1 नंबर में आप लोग दीजिएगा, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जिसके नाइट्रोजन युक्त क्षारों की व्यवस्था में सभी आनुवांशिक सूचनाएं कूटबद्ध होती है। ठीक है, अगला देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन मतलब सेकंड क्या है पॉइंट, डीएनए में जीन होते हैं जो शरीर के लक्षणों और गुणों को नियंत्रित करते हैं। थर्ड में दोस्तों माता पिता से संतान में लक्षणों का स्थानांतरण डीएनए के माध्यम से होता है। 4 में है कि डीएनए आरएनए के माध्यम से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। 5 में दोस्तों की क्रॉसिंग ओवर के कारण पुनर्योजन की क्रिया होती है। ठीक है, तो इतना आप लोग को लिख देना दोस्तों। अब देखिए 3 नंबर दोस्तों, ये भी क्वेश्चन जो है ना आपका आया हुआ है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका आया हुआ है कि समायोजकता किसे कहते हैं। इससे दोस्तों ये 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है, तो इसे भी आप लोग देख लेंगे फिर से दोस्तों, ताकि आने का प्रबल संभावना होगा तो आ भी सकता है ना, इसे आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, देख लीजिए समायोजकता किसे कहते हैं, ब्यूटेन और पेंटिंग के समायोग के नाम एवं संरचना में सूत्र लिखें। देख लीजिए पहले समायोजकता किसे कहते हैं। देख लीजिए, ऐसे विभिन्न यौगिक जिनका अनुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न हो संरचनात्मक समायोजन अर्थात समावयव कहलाते हैं और इस घटनाक्रम को समायोजकता कहते हैं। ठीक है, तो बाकी देख लीजिएगा किस तरह से बनाया हुआ है दोस्तों, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है कि अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का एक समक्ष किरण आरेख खींचे जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित हो। तो कुछ इस तरह से आपको चित्र बनाना है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे आप लोग किस तरह से बनाया हुआ है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो ध्यान देंगे सभी लोग, क्यों बदलता है, तो लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग मलिन हो जाता है और हल्के जो है ना हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। ये आप लोग समझ जाइएगा, याद भी हो जाएगा, ऐसे पढ़ लीजिएगा तो। ठीक है, देख लीजिए क्या है, जैसे CuSO4 है तो प्लस Fe क्या देता है दोस्तों, FeSO4 प्लस Cu है ना, तो इस तरह से आपको लिख देना है। अगला देख लीजिए 6 नंबर क्या है। 6 है दोस्तों कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। तो उत्तर देख लीजिए, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वियोजित होकर H+ आयन नहीं देता है, अतः यह अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, जिसके कारण जो है ना लिटमस पत्र के रंग को कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बदलती नहीं है दोस्तों, रंग में जो है ना परिवर्तन नहीं होता है। 7 है दोस्तों कि हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है दोस्तों। ठीक है, तो उत्तर देख लीजिए, अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में करते हैं।
ये जो है ना अमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम उसे पचा सके दोस्तों। ठीक है, अगला देख लीजिए, मतलब अगला पॉइंट क्या है, यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। 8 नंबर देख लीजिए क्या है, 8 में है दोस्तों कि प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप क्या है, इसके कौन कौन से घटक हैं दोस्तों। ठीक है, तो उत्तर देख लीजिए क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया में आवेगों के गमन मार्ग को ही प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। तो देख लीजिए क्या है, इसके जो निम्नांकित भाग होते हैं कौन कौन होते हैं। ए में ग्राही अंग, बी में मतलब 2 नंबर में है संवेदी तंत्रिका। ठीक है, अगला है तंत्रिका केंद्र, अगला है प्रेरक तंत्रिका, एक है अभिवाहित अंग। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 है दोस्तों, निम्नांकित भाग होते हैं। ठीक है, अब आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। 9 क्या है कि सूर्योदय के जितना भी क्वेश्चन बताया है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना, देखिए सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, तो प्रकाश के परिकर्णन के कारण सूर्योदय के समय सूर्य जो है रक्ताभ प्रतीत होता है। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। और भी आपको लिखना है, इसमें क्या लिखना है दोस्तों कि सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की अत्यधिक मोटी परतों से गुजरती है, जिससे सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाले नीले रंग का अत्यधिक परिकिरणन करते हैं। अधिक तरंग दैर्घ्य वाले लाल रंग का परिकिरणन बहुत कम होता है, जिससे आंख तक केवल लाल रंग पहुंचता है, अतः सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। ठीक है, तो इतना आंसर आप लोग को लिख देना है फाइनली दोस्तों। अगला देख लीजिए, अब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है दोस्तों, क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखने के लिए कह रहा है दोस्तों। ठीक है, क्या करना, उत्तर है दोस्तों कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तित होता है, उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतना आपको लोग लिखना है। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखना है दोस्तों। क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम जो है निम्नांकित हैं, तो देख लीजिए कौन कौन से हैं। एक है दोस्तों आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा नंबर में है दोस्तों कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है। इतना आप लोग को लिख देना है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें। तो आपको बता दें किस तरह से संतुलित करना है दोस्तों, इससे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, इसे आप लोग खुद कीजिएगा दोस्तों। क्या है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए उत्तर क्या होगा, तारे की टिमटिमाहट उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। हवा की परतों का घनत्व बदलते रहने के कारण तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें इन परतों से अपवर्तित होकर अपने मार्ग से कभी कम विचलित और कभी अधिक विचलित होती है। इससे आंखों में प्रकाश कभी कम पहुंचता है तो कभी अधिक, जिससे तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। इतना आप लोग को लिख देना है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए क्या है दोस्तों कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है, और मनुष्य के पाचन तंत्र में वसा का पाचन। ठीक है, इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या लिखना है, फिर उत्तर है आपका आंसर है ना। एक में है कि पकावस्य में पीठ से मिलने पर वसा का पायसीकरण होता है। 2 में देख लीजिए अग्नाशयिक रस में पाया जाने वाला जो लाइपेज नामक पाचक रस पायसीकृत वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, ये हो गया। और देख लीजिए क्या है कि पायसीकृत वसा प्लस लाइपेज वसीय तो क्या देता है, तो अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। यह प्रक्रम जो है ना क्षुद्रांत के अग्रभाग या पकावस्य में होता है दोस्तों। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्काइन क्या है, इसका सामान्य रासायनिक सूत्र लिखें। सबसे सरल एल्काइन का नाम तथा इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखें। इस एल्काइन का उपयोग बताएं। तो देखिए वैसे अंशित हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 परमाणु आपस में त्रिबंध द्वारा जुड़े रहते हैं उसे एल्काइन कहते हैं। सामान्य सूत्र देख लीजिए यही है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे सरल एल्काइन है एथाइन दोस्तों। ठीक है, और इसका उपयोग क्या है दोस्तों, एथाइन एल्काइन का उपयोग क्या है, जिसको एथाइन भी कहते हैं, क्या है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में। अगला है ऑक्सी एसिटाइलिन ज्वाला उत्पन्न कर धातुओं को वेल्डिंग करने में। ठीक है, एल्काइन का उपयोग हो गया। अगला देख लीजिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी है दोस्तों। क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया Fe+Cu देता है। Fe+Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिए दोस्तों Fe यानी कि फेरस जो है दोस्तों, फेरस है ना,
एक कॉपर से, कैसे कॉपर से जो है ज़्यादा क्रियाशील है फेरस, ठीक है। तो Cu जो है ना उसको मतलब विस्थापित कर देगा। देख लीजिए विस्थापित किया हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए क्या है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों। श्वसन जो है कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी। ये भी देख लीजिए क्या है कि 2H2 प्लस O2 देता है 2H2O। अभी हम आप लोगों को बताए थे अगर A प्लस B हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, A भी हो जाएगा ना। तो क्या होता है इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। आप देख लीजिए है ना, यही हो जाएगा। तो ये आपका देख लीजिए 4 नंबर भी है। क्या, निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम लिखिए। ये कौन सा अभिक्रिया है, इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया है, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों कुछ आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसे भी आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। क्या है ये क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में अतिभारण कब होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो कुछ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों कुछ आंसर जान गए। ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कैसी लगी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए फटाफट से, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।